अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। साबिक़ा बीआरएस हुकूमत बिजली की धांधलियों में मुलविस है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस हुकूमत को बनाया निशाना। मासूम शहरियों पर पुलिस की सख्ती, गांजा फरोख्त करने वाले और सट्टा चलाने वाले आज़ाद घूम रहे हैं। ऐवान असम्बली में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हक़ाइक़ पेश किए। साबिक़ वज़ीर पर कोमट वेंकट रेड्डी ने लगाए संगीन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया जगदीश्वर रेड्डी ने। पुराने शहर में बुना जुलूस को कमिश्नर पुलिस ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अब खबरें तफसील से। केसीआर की पार्टी बिजली के मुआवज़ों में धांधलियों के बाद राजा हरिश्चंद्र की तरह बात कर रही है। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बरखी के मुतालबात पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए साबिक़ा बीआरएस हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ऐवान में जारी मुतालबात के दौरान बीआरएस रुकन असम्बली जगदीश रेड्डी की जानिब से उठाए गए मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए बताया कि साबिक़ बीआरएस दौर इक़्तिदार में खरीदी गई बरखी का मामला अदालत के ज़ेर दौरान है और हुकूमत की जानिब से बरखी खरीदी में बेकायदगियों को लेकर कमीशन का क़याम अमल में लाया गया है और अनक़रीब कमीशन के नए सरनशीन का ऐलान भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साबिक़ बीआरएस हुकूमत बरखी की खरीदी पर बड़े पैमाने पर धांधलियाँ कर चुकी है और हुकूमत की जानिब से इसकी तहक़ीक़ात के लिए कमीशन का क़याम भी अमल में लाया गया है, तो इसका सामना करने से साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजशेखर रेड्डी के दौर इक़्तिदार में तेलंगाना को 53% से ज़ायद बरखी सरबराह करने के इक़दाम किए गए थे और साबिक़ वज़ीर आला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश नाना चंद्रबाबू नायडू और राजशेखर रेड्डी ने हैदराबाद की तरक्की को मुमकिन बनाते हुए शहर में IT कंपनियों, फार्मा कंपनियों, होटल इंडस्ट्री और बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट का क़याम अमल में लाते हुए बरखी सरबराही को मुमकिन बनाया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐवान में अपनी बहैसियत तेलुगुदेशम रुकन असम्बली के तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद की तफ़सीलात से भी वाकिफ़ करवाया और कहा कि उस वक्त तेलंगाना कांग्रेस इलाक़ाई पार्लियामान जो ऐवान में मौजूद हैं उनकी मुसलसल जिद्दोजहद की वजह से सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई है। ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కటెపుల పట్టుకొని మొత్తం ఇవన్నీ చెప్పిండు, విడిపోతే తెలంగాణ చీకటి అయిపోతుంది, ఎందుకంటే నియమావళి ఇట్లా ఉన్నది కాబట్టి ఇది అటు పోతుందని. అప్పుడు తక్షణమే తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇక్కడనే ఉన్నారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా వివేక్ గారు, వీళ్ళందరూ కలిసి నిజంగానే ఈ విధానం వల్ల తెలంగాణకు నష్టం జరుగుతుంది, ఈ ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం అంతా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువ ఉంది, తెలంగాణలో తక్కువ ఉంది, అందుకే తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చింది కాబట్టి ఈ విధానంతో ముందుకు వెళ్తే తెలంగాణకు నిజంగానే చీకటి రోజులు వస్తాయి, దీన్ని సరిదిద్దాలి అని చెప్పి వీళ్ళందరూ కలిసి ఆనాడు కేంద్ర మంత్రి జయపాల్ రెడ్డి గారి దగ్గర వెళ్ళి కూర్చున్నారు. అధ్యక్ష జయపాల్ రెడ్డి గారు అప్పుడు అందరితో చర్చించి తెలంగాణలో విద్యుత్ రంగ నిపుణులతో మాట్లాడి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని అంటే ఒక సవరణ తీసుకురావాలి, ఏంది ఉత్పత్తి ప్రాతిపదికన విభజన జరగకూడదు, వినియోగం ప్రాతిపదికన విభజన జరిగినప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రాంతానికి అత్యధికంగా ఏదైతే విద్యుత్ వినియోగం జరుగుతున్నదో వినియోగ ప్రాతిపదికన మనకు విభజన జరిగితే తెలంగాణకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అని చెబితే హుటాహుటిన జయపాల్ రెడ్డి గారు సోనియా గాంధీ గారి దగ్గరికి, మన్మోహన్ సింగ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి హైదరాబాద్తో కూడుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చిన మనం తెలంగాణకు విద్యుత్తు ఒకవేళ కొరత ఏర్పడితే తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది, కుప్పగూలుతుంది అని చెప్పి జయపాల్ రెడ్డి గారు వెళ్ళి కన్విన్స్ చేసి రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత స్పీకింగ్ ఆర్డర్ ఇప్పించండి. అధ్యక్ష విభజన చట్టంలో లేని, రాజ్యాంగంలో లేని ప్రత్యేకమైన మినహాయింపు ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఆనాడు ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఆనాడు ఎంపీలుగా పోయి జయపాల్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడితే జయపాల్ రెడ్డి గారు కేంద్ర మంత్రిగా ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారిని, యూపీఏ చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ గారిని ఒప్పించి వినియోగం ప్రాతిపదికన 53.46% అంటే దాదాపుగా 54% తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, 46% ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి. వాస్తవంగా ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ప్రకారం చూసుకుంటే
36% తెలంగాణలో ఉండే, 64% ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే. విభజన చట్టం ప్రకారం తెలంగాణకు 36% వచ్చే విధంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్కి 64% వచ్చే విధంగా ఉంటే జైపాల్ రెడ్డి గారు తీవ్రమైన కృషి చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 53.46% ఇప్పించి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు ఇప్పించి ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని చీకట్ల నుంచి కాపాడింది అధ్యక్ష. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు పొంకనాలు కొడుతున్నోడు ఎవడేం చేయలే. मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली में शहर हैदराबाद में अमन व क़ानून की सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पुलिस को गांजा सट्टा कहां चलाया जाता है सब मालूम है, बावजूद इसके मासूम शहरियों को मारना और हिरासा करना कहां का इंसाफ है। कुल मिजाजुल मुस्लिमीन के फ्लोरिडा अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासत में अमन कानून की सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी की धज्जियां उड़ा दी। कायद मजलिस ने कहा कि पुलिस घरों में दाखिल होकर लोगों को मारपीट कर रही है और पुलिस जुल्म करने वाली बन चुकी है। पुलिस को सब पता है कि गांजा कहां से आ रहा है, सट्टा कहां चल रहा है, तब मासूम शहरियों को मारना कहां का इंसाफ है। उन्होंने कहा कि 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में 3 कत्ल हो चुके हैं। शहर में जराइम बढ़ते जा रहे हैं और टास्क फोर्स भी अपनी जिम्मेदारी सही तौर पर नहीं निभा रही। अकबर ओवैसी ने शराब पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा किया और कहा कि शराब की वजह से कत्ल के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर ठप होकर रह गया है। उन्होंने कहा कि हर पुलिस स्टेशन को मामूल मिल रहा है। अकबर ओवैसी ने मुख्तलिफ उमूर पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। मिनी बसें चलाने का उन्होंने मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि BC के मसाइल को अकबर ओवैसी उठाएंगे। अकबर ओवैसी ने शहर में आलूदगी पर काबू पाने के लिए इक़दाम पर भी जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पुलिस मुसर काम नहीं करती है तो रात को दुकानें जल्द बंद कराती है, वो मफाद अम्मा के तहत अदालत में दरख्वास्त दाखिल करेंगे। अकबर ओवैसी ने मूसा नदी की हिसारबंदी का मुतालबा किया और कहा कि पहले दस्तावेजी और हुसूल एराजी के तमाम काम मुकम्मल किए जाएं और इस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त की जाए। उसके बाद में कल ही शहर हैदराबाद में 2 कत्ल हुए, 3 कत्ल हुए। तो आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर कहां है? ऐसा दिख रहा है सर कि व्हेन आई से दैट टास्क फोर्स वाज फॉर्म टू कीप द क्रिमिनल्स अंडर कंट्रोल, कीप अ वॉच ओवर द क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड फॉर द फास्ट तेजी के साथ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स की तश्कील दी गई थी। लेकिन अब टास्क फोर्स क्या काम कर रही है? टास्क फोर्स रात होते ही डंडे निकल के मार रही है। एंड सर आई हैव द फिगर्स नाउ विद मी व्हिच आई विल से इज दैट कितने कत्ल हुए, कितने लोग मरे हैं रातों में। टास्क फोर्स क्रिमिनल्स को मारने के लिए थी, टास्क फोर्स मासूम सिटीजन्स को मारने के लिए नहीं है। और टास्क फोर्स का काम क्रिमिनल्स को पकड़ना है, लेकिन टास्क फोर्स रात के अंधेरे में जा रही है, मार रही है। रात में पुलिस लोगों को सुलाने में इतना मसरूफ है कि दिन में सो रही है और दिन में कत्ल हो रहे हैं। यही हो गया है। रात भर इतना थक जा रही बेचारी हमारी पुलिस, सो जाओ बोलने में खुद जाग रहे हैं और दिन में खुद सो रहे हैं और कत्ल दिन में हो रहे हैं। आप बताइए साहब, क्या मुझे हक नहीं है अपने घर के बाहर खड़े रहने का? क्या मैं अपने घर वालों की बीमारी पर जाकर दवा नहीं ला सकता? क्या मेरी जरूरत के लिए मैं नहीं जा सकता? क्या मैं IT के एम्प्लॉइज मासूम लोगों को भी मारा जा रहा है? और फिर पुलिस पहले फ्रेंडली थी। आई हैव द वीडियोज इन विच दे आर सेइंग नो मोर फ्रेंडली पुलिस। तो क्या जालिम पुलिस है? जुल्म करने वाली है? गांजा आ रहा है खामोश, ड्रग्स आ रहे हैं खामोश, जुआ हो रहा है खामोश, सट्टा चल रहा है खामोश। अरे हर पुलिस स्टेशन को मामूल है। मैं कह रहा हूं खुल के, किसी से डरता नहीं हूं, खुल के कह रहा हूं, हर पुलिस स्टेशन को मामूल है। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट one ACP rank calls me up and he says, अकबर साहब आपके एरिया में पुलिस स्टेशन बनाने के लिए आप जरा कुछ कंट्रीब्यूट करिए, मदद करिए। I was very open to my said, मैं कंट्रीब्यूट
क्या तुम्हारे पास जो मामूल आ रहा कम हो गया, खत्म हो गया, उससे नहीं बना सकते? घरा बनाने के बजाय पुलिस स्टेशन बनाओ। सर, व्हाट इज दिस? यू टेल मी सर। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू दिस। मासूम आदमी घर के बाहर खड़ा है, मार रहे हैं। अरे आप क्रिमिनल्स को मारो, गांजा लाने वाले को मारो, आप वो सट्टा करने वाले को मारो, वो रेप करने वाले को मारो। काचीगुड़े पे रेप हुआ, कैसा रेप हुआ? बच्ची के साथ गांजा पिलाकर, नशा करके उसका रेप किया गया। ये लॉ एंड ऑर्डर है। आप बताइए कि सर, ओवरऑल क्राइम रेट इन तेलंगाना इज इंक्रीज by nearly 9% in 2023 compared to the previous year, sir. The total of 2.13 lakh cases were registered by the police during the year 2023 year, up to 8.97% compared to the last year, while 16,339 cyber crime cases booked in 2023 as against 13,895 last year, sir, which is an increase of 17.59%. Minister साहब बोले कि नहीं, increase नहीं हुआ. I am giving the data, sir. So loss of property to theft was a tune of 151.78 crore. In a significant development, 53.82% of loot was recovered, much better than the 50% recovery rate in the year 2022. So there has been a decline in road accidents from 6,432 cases in 22 to 6,362 cases in the year 23, sir. So with regard to conviction, while the overall conviction rate was 41% in 23, life conviction increased by 39% from 168 in 22 to 232 cases in 2023, sir. Sir, a comparative statement of crime in 2023 year as against 2022 showed that there were more cases of murder, for gains, dacoity, burglaries, murdering, rioting, kidnap, abduction, hurt cases, and cheating cases, rapes were 9 cases, sir, robberies by 6 cases, significant drop of about 23 was culpable homicide, sir. Crime against women in the state rose by 5% over the last year 2022, over 50% crime against women as a dowry, sir. सर, ये क्राइम बढ़ रहा है, औरतों पे मजालिम बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर वो हो रहा है, लेकिन हमारी पुलिस, और सर ये yesterday I went, मेरे घर से निकल के मैं 11 बजे I had to go attend one marriage. I went, sir. 10:30 बजे ओल्ड सिटी में लाठियां बरसाते हैं, पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस के सामने नीलोफर होटल और वो शराब की दुकान पूरी जबरदस्त। मैं दावत से जाकर आने के बाद भी 12 बजे तक खुला है। कमिश्नर साहब की आंख बंद है या फिर कमिश्नर साहब के ऑफिस में, वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिस में जो भी डिग्निटरीज बड़े आते हैं तो पूरी चाय, स्नैक्स और बॉटल्स पूरे वहां से आ रहे बोल के बंद नहीं कर रहे उनको, और गरीब को बंद करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। आपकी आंख के सामने दुकानें खुल रही हैं और आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन पुराने शहर के गरीब लोग घर से बाहर निकलते हैं, आईटी में कॉल सेंटर से घर को वापिस आ रहे हैं तो मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये क्या जुल्म है बताइए आप। मैं आज ये बात कह रहा हूं और ये भी बात कह रहा हूं पैनल स्पीकर साहब, अगर हरीश राव साहब भी मेरे साथ आना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से एक PIL डालने वाला हूं हाई कोर्ट में, पुलिस के खिलाफ, उनकी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ, अगर ये बंद नहीं होगा। If I go to the court is going to question me and ask me, you're a legislature, you're a floor leader of your party, you're a senior legislator, why have you not spoken in the house about this issue? Why have you not brought to the notice of the government? So I have done my duty. If still the government is not going to act upon the atrocities, the negligence and the failure of the police and correct themselves, then I will be forced to go to the court. I'll be forced to go to the court. It's the failure. I'm going to go to the court. और ये हैदराबाद का नाम, हैदराबाद का ब्रांड को खराब कर रहे हैं। और मारना पीटना क्या है साहब? आप एक कसूरवार को फांसी पे लटकाइए, आप मार नहीं सकते। आप लाठी उठा के मार रहे हैं, आप घर में घुस के मार रहे हैं। आप क्या आपके किसी MLA या किसी मिनिस्टर के बच्चे को अगर पुलिस की लाठी लगेगी तो क्या आप और हम खामोश बैठेंगे? वो गरीब के बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो गरीब का बच्चा मेरा बच्चा है। मैं कह रहा हूं, अगर पुराने शहर में पुलिस आएगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी ठहरेगा होल सिटी के गलियों में 11 बजे के बाद।
देखता हूं किसकी हिम्मत है, किसको मारते हैं। ठीक है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता उसकी जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, हुकूमत रहेगी, हुकूमत रहेगी। हम गांजा बंद करो कह रहे हैं, शराब बंद करो, मुजरिमीन को जेल में डालो हम कह रहे हैं, मासूमों को नहीं मारो, मासूमों को नहीं मारो। मासूम को मार रहे हैं। गांजा कहां से आ रहा पुलिस को नहीं मालूम, सब मालूम। शराब कहां से आ रही नहीं मालूम, सब मालूम। सट्टा कहां हो रहा नहीं मालूम, मालूम, सब मालूम। पुलिस बंद करना चाहती है तो एक दिन में बंद कर सकती है, नहीं बंद करना चाह रही, इस वास्ते आ रहा है। ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर सब आ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत पुलिस को इंस्ट्रक्शंस देगी और मासूम लोगों को मारने पीटने से रोकेगी। सुन, दो ओवरऑल क्राइम रेट। अरे आप बैठ जाओ आप लोग बैठ जाइए, जरूरत नहीं है, बोलने दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग नहीं समझ रहे मेरी बात को। जीएचएमसी का इलेक्शन है, पुलिस की नाराजगी होगी, शहर में पहले आपकी तादाद कम है, मजबूर हो रहे हैं यहां से लेने के लिए, है तो कुछ नहीं है, अब उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूं, करेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं। करेक्ट नहीं करना चाहते तो ना करें। लॉ एंड ऑर्डर के वक्त हुकूमत को पता चलेगा कि क्या होगा पता चलेगा। अरे जो नाइंसाफी हो रही है, उस नाइंसाफी पे आवाज उठाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। हम खामोश बैठने के लिए नहीं आए। आपके जैसा एक मर्तबा आए, दूसरी मर्तबा नहीं आए, तीसरी मर्तबा आए, चौथी मर्तबा नहीं है, 6 मर्तबा बार आया हूं। इस वजह से आया हूं कि बेबाक हूं और किसी से डरता नहीं हूं और अपनी बात को बयान करता हूं। कोई किसी की मजाल नहीं कि हमारी बात को रोके। ओवरऑल क्राइम रेट ऑफ इंक्रीज by 2% in 2023 when compared to 22 according to Hyderabad Commissionerate annual roundup report of 2023 करना है। लॉ एंड ऑर्डर के जरिए क्रिमिनल्स को हमको रोकना है, गांजे को रोकना है, ड्रग्स को रोकना है, सट्टे को रोकना है, गैमलिंग को रोकना है, मर्डरर्स को रोकना है और सिटी में जो यंगस्टर्स हमारे जो ड्रग्स के तरफ जा रहे हैं, इसको रोकना जरूरी है सर। और ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि ये बढ़ते जा रहे हैं। एंड ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट इशू which I needs to bring to the kind notice. So this is about the new criminal laws. So the new criminal laws were passed in the parliament without being discussed. And many police officers are unaware of these new criminal laws. We need to have training classes, or we need to move a resolution stating that the state of Telangana is not going to accept this new criminal laws. राम रेड्डी कत्ल वाक़े में साबिक़ वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी मुलजिम नंबर 3 थे और उन्हें तड़ीपार भी किया गया था। तेलंगाना असम्बली में रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपने ही ज़िले के साबिक़ वज़ीर पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए, जिस पर साबिक़ वज़ीर जगदीश रेड्डी ने रियासती वज़ीर की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। कांग्रेस रुकन असम्बली कोमट राज गोपाल रेड्डी ने तीसरी तेलंगाना असम्बली के सेशन के 5 रोज़ मुतालबा मुबाहिस का आगाज़ किया। उन्होंने बरखी पर बात करते हुए दावा किया कि किसानों को मुफ्त बरखी सरबराह करने का आगाज़ कांग्रेस दौर इख्तिदार में साबिक़ वज़ीर राजशेखर रेड्डी ने किया, लेकिन इसका सेहरा अब उदयन कायद चंद्रशेखर राव अपने सर बांधने की कोशिश कर रहे हैं। कोमट राज गोपाल रेड्डी ने अपोजिशन कायद के चंद्रशेखर राव के ऐवान में अहम मुबाहिस के दौरान हाजिर न होने पर भी सख्त तनकीद की और सवाल किया कि ऐवान में हाजिर नहीं हो रहे हैं तो फिर अपोजिशन के अहदे पर क्यों फाइज हैं और इसकी वजाहत होनी चाहिए। उन्होंने साबिक़ बीआरएस हुकूमत पर तनकीद की और इल्ज़ाम किया कि साबिक़ बीआरएस हुकूमत बरखी सरबराह करने में नाकाम रहते हुए बड़े पैमाने पर धांधलियाँ कर चुकी है और आवाम के फंड्स का बेजा इस्तेमाल किया गया है।
कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बताया कि बीआरएस की बेकायदगियों और धांधलियों की वजह से आवाम ने बीआरएस को हुकूमत से बेदखल किया और कांग्रेस को इख्तिदार पर फाइज किया। గ్రామానికి చెందిన మదన్ మోహన్ రెడ్డి అని మాజీ సమితి ప్రెసిడెంట్ హత్య కేసులో A2 అధ్యక్ష, అలాగే A2 అధ్యక్ష ఆ మర్డర్ కేసులో ఇంకో భుక్షమనే వ్యక్తి హత్య కేసులో ఈయన వీళ్ళ నాయన A6 A7, ఆ తర్వాత రామిరెడ్డి హత్య కేసులో A3గా ఉండి తడిపారు చేసిన మా జిల్లాకి వెళ్ళి ఒక సంవత్సరం పాటు బహిష్కరించాడు. పోతూ ఈ మర్డర్లు చేసి దోసపాటి గోపాల్ ఇదే అసెంబ్లీలో ఎక్స్ఎమ్మెల్యేగా ఉండే ఆ పెట్రోల్ బంకులో 1,80,000 దొంగతనం చేస్తే ఆ కేసులో ముద్దాయి అధ్యక్ష. ఇంకొకటి రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎక్సైజ్ ప్రొవిజన్ పెడితే దొంగ మందు కర్ణాటక వెళ్ళి మందు తీసుకొచ్చి పట్టుబడితే మిర్యాలగూడ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇప్పటికీ కేసు ఉన్నది అధ్యక్ష. बीआरएस में असेंबली जगदीश रेड्डी ने ऐवान में जारी मतालिबात इधर मबाहिस में हिस्सा लेते हुए दावा किया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद बीआरएस हुकूमत ने किसानों को मुफ्त 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने के साथ साथ आम आदमी को भी 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने के इल्ज़ाम किए। उन्होंने बरसर इख्तियार जमात की जानिब से बरक़ी सरबराही में बेकायदगियों के इल्ज़ाम को मुस्तरद किया और कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आला KCR ने न सिर्फ बरक़ी पैदावार में इजाफा किया बल्कि सोलार एनर्जी की भी तैयारी की। जगदीश रेड्डी ने हुकूमत को चैलेंज किया कि वो BHEL को बरक़ी कॉन्ट्रैक्ट देकर बताएं। उन्होंने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की जानिब से उन्हें जेल में डालने की धमकियों का भी जवाब दिया और कहा कि उन्हें कांग्रेस दौर इख्तियार में उन पर दर्ज मुकदमात में बाइज़्ज़त बरी किया गया और अगर उन पर लगाए गए इल्ज़ामात वो साबित करते हैं तो असेंबली की रुकनियत से भी इस्तीफ़ा देने के लिए वो तैयार हैं और अगर इल्ज़ामात गलत साबित हुए तो वज़ीर-ए-आला और रियासती वज़ीर को इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। నేను ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా, ఆయన చెప్పిన దాంట్లో ఆయన నన్ను గురించి ఏదైతే వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడిండో, ఏదో తడిపారు చేసినని, ఏదో లెక్కర్ కేసులో ఉన్నాని, అందులో ఒక్కటి రికార్డు చూపించినా నేను ఇదే సభలో ముక్కు నేలకు రాసి రాజీనామా చేసిపోతా, రాజకీయాలకు రాను. ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఇద్దరు చేయాలని, ముక్కు నేలకు రాయాలి, రాజీనామా చేయాలి ఇద్దరు. ఒకటి నిరూపించకపోయినా నేను దానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. మరొకసారి చెప్తున్నా, ఆయన మాట్లాడిన దాంట్లో ఒక్క దాంట్లోనైనా నిరూపించకపోతే ఆయన ముఖ్యమంత్రి, ఆయన ఇద్దరు ముక్కు నేలకు రాసి రాజీనామా చేసిపోవాలి రాజకీయాల నుంచి. నేను అడిగినా దీని మీద నిలబడాలి అధ్యక్ష, దీని మీద నిలబడాలని చెప్తా ఉన్నా. అయితేనేమో రికార్డు నుంచి తీసేయండి చెత్త మాటల్ని. లేదు ऐवान असम्बली में वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर-ए-आला YS राजशेखर रेड्डी को खराज पेश किया। इसके अलावा रियासत की ज़ायद जिम्मेदारी से सबदोश होने वाले गवर्नर CP राधाकृष्णन से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर-ए-आला YS राजशेखर रेड्डी को खराज पेश किया है। असेंबली में रेवंत रेड्डी ने कहा कि YS राजशेखर रेड्डी के दौर में IT कंपनी हो या फार्मा कंपनियां एक सेकंड के लिए भी बरक़ी सरबराही मसदूद नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि राजशेखर रेड्डी ने समाज के हर तबके के लिए गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हैं। అధ్యక్ష, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ నగరంలో పెట్టుబడులు తీసుకురావాలని, ఈ పెట్టుబడుల ద్వారా ఈ ఆనాటి ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి ఆదాయం పెరగాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 24 గంటల విద్యుత్తు ఇవ్వాలి ఈ ప్రాంతంలో అని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఇంకా విస్తరించి IT కంపెనీలకు కానీ హైదరాబాద్ నగరానికి కానీ ఒక్క క్షణం కూడా విద్యుత్ కోతలు ఉండడానికి వీల్లేదు అని ఆనాడు తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల నిరంతర విద్యుత్తు సరఫరా జరగడం వల్ల IT కంపెనీలు, ఫార్మా కంపెనీలు, హోటల్ ఇండస్ట్రీ, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ
ఇండస్ట్రీ స్పోర్ట్స్ అన్నీ నగరానికి వచ్చి वरियाला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत की जायज जिम्मेदारी से सूबदोष होने वाले गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की और उनकी शालपोशी भी। वरियाला ने गवर्नर से इजहार तशक्कुर किया। वजह है कि मरकजी हुकूमत ने जश्नु देव वर्मा को तेलंगाना का नया गवर्नर मुकर्रर किया है और वो जल्द अपने ओहदे का जायजा लेने वाले हैं। जीएसटी की मुबैना खिलाफ वर्जी की पादाश में साबिक चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार और महकमे कमर्शियल टैक्स के 2 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सेंटर क्राइम इंस्टीट्यूशन CCS ने साबिक चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार और कमर्शियल टैक्स महकमे के 2 सीनियर अफसरान के खिलाफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST की मुबैना खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया है। कुमार साबिक वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की सरबराही में चलाई गई हुकूमत के दौरान महकमे के सरबराही कर रहे थे। केस 26 जुलाई को जॉइंट कमिश्नर CT सेंटर कंप्यूटर विंग नामपल्ली हैदराबाद के रवि कंवरी की तरफ से दर्ज करवाई गई शिकायत पर दर्ज किया गया था। FIR में प्लेंटू टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड और IIT हैदराबाद के असिस्टेंट प्रोफेसर शोभन कुमार का नाम भी दर्ज किया गया है। शहर हैदराबाद में बोनाल जुलूस के पेश नज़र पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया है। जुलूस की गुजरगाहों पर जो मसाजिद आती हैं, मसाजिद पर पर्दे डाल दिए गए हैं। हमेशा शहर हैदराबाद में जुलूसों के दौरान मसाजिद पर पर्दे डाल दिए जाते हैं। बताया गया है कि मुबैना मुमकिन शर्मगेज़ी के पेश नज़र पुलिस की जानिब से ये इक़दाम किए जाते हैं। कृष्णा नदी में जुराला और संकेशवाला डैम से मुसलसल पानी के इनफ्लो को देखते हुए श्रीशैलम के 9 दरवाजे खोल दिए गए हैं। श्रीशैलम से पानी नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट में छोड़ा गया है। बताया गया कि श्रीशैलम में पानी का इनफ्लो 4.36 लाख क्यूसिक है, जबकि इसकी जुमला सतह आब 215.8 TMC है। मौजूदा सतह आब 171.86 TMC बताई गई है। महकमे बरखी की तरफ से भी लिफ्ट और रेट पावर हाउसेस से बरखी पैदावार शुरू कर दी गई है। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस सिलवास रेड्डी ने बताया कि पुराने शहर में गंगा जमनी तहजीब के तौर पर सब मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। पुराने शहर के मारूफ मंदिर अक्कन्ना मादन्ना से निकाले गए बोनाल जुलूस को झंडे दिखाकर रवाना करने के बाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इन ख्यालात का इजहार किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी ने पीर की सेपहर पुराने शहर की मारूफ मंदिर अक्कन्ना मादन्ना से निकाले जाने वाले जुलूस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के अरकान, जुलूस ऑर्गेनाइजर्स, पुलिस के आला अहदेदार, जॉइंट कमिश्नर विक्रम सिंह मान, जॉइंट कमिश्नर विश्वा प्रसाद, DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा और भक्तों की कसीर तादाद मौजूद थी। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि
तकरीबन 1500 पुलिस एहलकारों को इंतज़ाम पर मामूर किया गया था ताकि बेहतरीन इंतज़ामात को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में गंगा जमनी तहज़ीब के तौर पर सब मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। उन्होंने बोनाल उत्सव कमेटी के ज़िम्मेदारों और तमाम भक्तों को भी मुबारकबाद दी। शुभकामनाओं के साथ भाई सतीश मुद्रा जी हमें तो माँ वैष्णो देवी दिखाई दे, अब प्रार्थना जहाँ करे वह तिरुपति बालाजी दिखाई दे। खुली जो आग के नंबर का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सबका मातेश्वरी सबका आशीर्वाद और गजराज के साथ आ रही है। मैं भाई सतीश मुद्रा जी आपके आप मुस्कुराए। శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో ఎటువంటి రాజీ లేకుండా మా చక్కటి ఊరేగింపును జయప్రదం చేయడం మాకు సహకరణకు పోలీస్ సోదరి మనులకు మరియు ఉన్నత అధికారులందరికీ माइनॉरिटी भाइयों का, हिंदू भाइयों का और सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे श्रीवारी अकना मादना टेम्पल शालीबंडा एरिया में जो आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, अभी पूजा जस्ट समाप्त हुई है और इसके बाद अभी आज जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे अभी एलिफेंट का जुलूस निकलेगा। तो इस एरिया में ये सबसे बड़ा है और हमेशा बड़ी पीसफुली मनाया जाता है। सभी समुदाय के लोग इसमें मिलजुल के पार्टिसिपेट करते हैं, सबका सहयोग होता है और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमने हर तरह का इसमें बंदोबस्त और अरेंजमेंट पूरे तरह किए हुए हैं। मेनली जो है हमारा लॉ एंड ऑर्डर तरफ से, इसी तरह से ट्रैफिक की तरफ से, ताकि जो आम जनता है, पब्लिक को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। तो बाकी इसमें काफ़ी महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं। उसी तरह से हमारी सी टीम्स और जो हमारे बाकी कुछ चोरी चपाटी करने के चक्कर में जो लोग रहते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे जो मफ्टी वाले क्राइम टीम्स हैं पूरी मुस्तैदी से और पूरे फोर्स हमारी यहाँ पे मौजूद है और हम पूरी तरह से बंदोबस्त को बिल्कुल पीसफुली करेंगे और जनता भी इसमें आराम से बिल्कुल कोई दिक्कत के पार्टिसिपेट करके इसमें एक अच्छे से सेलिब्रेट कर सकती है। थैंक यू। कितने सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे करीबन 200 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और हमारी राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग हो रही है। तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई चोरी करके कोई करने की कोशिश करे या कुछ बच के जाने की कोशिश करे, तुरंत वो पकड़ा जाएगा, कार्रवाई होगी। इसलिए हम यही अपील करते हैं कि कोई इस प्रोग्राम को ख़राब ना करे। ये त्यौहार है, इसमें सभी खुशी से शामिल हो और खुशी से इसको मनाकर घर जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। साबिका बीआरएस हुकूमत बिजली की धांधलियों में मुलविस है, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस हुकूमत को बनाया निशाना। मासूम शहरियों पर पुलिस की सख्ती, गांजा फरोख्त करने वाले और सट्टा चलाने वाले आज़ाद घूम रहे हैं। ऐवान असम्बली में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हक़ाइक़ पेश किए। साबिक़ वज़ीर पर कोमट वेंकट रेड्डी ने लगाए संगीन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया जगदीश्वर रेड्डी ने। पुराने शहर में बोनाल जुलूस को कमिश्नर पुलिस ने झंडी दिखाकर रवाना किया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।